आप डिस्टर्ब नहीं होते। जी आवाज आ रही है। नहीं नहीं, बस जो है अब यहाँ रहो, कोई मसला नहीं। ओके, वो मैं को होस्ट के तौर पे आ गया। ठीक है। यूट्यूब यूट्यूब पे भी लाइव हो गया। चलो ठीक है। ठीक है जी। अच्छा जी। बाकी फिर जो पहले वाला पार्ट स्किप हो गया वो फिर मैं यूट्यूब पे बाद में अपलोड कर दूंगा। अब जिनका कोई इशू आ रहा होगा वो यूट्यूब से भी देख सकते हैं। अच्छा, हम क्या कहते हैं, हमने अभी क्या देख लिया, टेम्पल अटैक देख लिया था हमने 18 जून को। 18 जून के बाद एक बस वन लाइनर लिख लें, 19 जून। आप सबने स्टेटस लगाए होंगे लेकिन भूल जाते हैं। 19 जून क्या है आपके पास? फादर्स डे होता है। ये क्या होता है आपके पास? फादर्स फादर्स डे होता है। 19 जून हमारे पास क्या होता है? फादर्स डे होता है। ठीक है। तो ये, और मदर डे का आप सब लोगों को पता ही होगा, वो हमारे पास 9 मई को होता है। 9 मई को क्या होता है हमारे पास? वो मदर्स डे होता है। अच्छा जी, उसके बाद अगर हम यहाँ से आगे चलें तो एक और हमारे पास डे आता है जो सबसे इन दोनों में से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि रिपीट हुआ, बार बार पूछा भी जाता है। वो है 20 जून। 20 जून की मैं बात करूं तो वो हमारे पास क्या है? वर्ल्ड रेफ्यूजीज डे। वो हमारे पास क्या है? वर्ल्ड रेफ्यूजी डे। रेफ्यूजीज डे, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये रिपीटेड सवाल है, पूछा भी जाता है बार बार आपका। ठीक है। ये आपका क्या है? सबसे रिपीटेड जोन सा ये सवाल पूछा जाता है। और पाकिस्तान में आपको पता है सबसे ज्यादा रेफ्यूजीज कहाँ से? अफगानिस्तान से हैं। ठीक है। तो पाकिस्तान के अंदर जो डॉक्यूमेंटेड है 1.3 मिलियन जोन से हैं, वो क्या है? 1.3 मिलियन जोन से हैं वो डॉक्यूमेंटेड। अफगानिस्तान के जो मुहाजिरीन है वो पाकिस्तान के अंदर रह रहे हैं। तो ये डे जोन सा ये आपका सबसे ज्यादा कौन सा है? वो इंपॉर्टेंट। उसके बाद हमारे पास यूके ने एक इनिशिएटिव शुरू किया है गोल के नाम से पाकिस्तान के लिए। ये नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है। पहले तो मैं ये बता दूं, ये गोल इनिशिएटिव स्टार्ट किया है यूके ने पाकिस्तान के लिए, फॉर गर्ल्स एजुकेशन। फॉर गर्ल्स एजुकेशन। गर्ल्स की एजुकेशन के लिए यूके ने शुरू किया है पाकिस्तान के अंदर। और इसमें जोन सा है वो 130 मिलियन पाउंड जोन से है वो पाकिस्तान को देंगे। 130 मिलियन पाउंड्स। ठीक है। 130 मिलियन पाउंड जोन से हैं वो क्या है? वो पाकिस्तान को 150 मिलियन पाउंड जो वो सॉरी 130 मिलियन पाउंड देंगे। अब ये गोल जोन सा है, इस प्रोग्राम का पूरा नाम क्या है? ये मैं लिख देता हूं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है। गर्ल्स आउट ऑफ स्कूल। गर्ल्स आउट ऑफ स्कूल एक्शन फॉर लर्निंग। एक्शन फॉर लर्निंग, ये इसका पूरा नाम है, जो आप लोग जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे पास एक तो अब दो चीजें पूछी जा सकती हैं। एक तो रिसेंटली गोल के नाम से एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है। कौन सा मुल्क ने किया? यूके ने किया है। किस मुल्क में किया है? पाकिस्तान में किया है। किस शोबे में किया है? एजुकेशन, गर्ल्स एजुकेशन के लिए किया है। ठीक हो गया, गर्ल्स एजुकेशन के लिए किया है। और उसका मतलब क्या है? गर्ल्स आउट ऑफ स्कूल एक्शन फॉर लर्निंग। ये गोल का जो था मतलब है, और ये नया एक इनिशिएटिव है जो कि अभी यूके ने स्टार्ट किया है। तो इसके बारे में पूछा जा सकता है। उसके बाद यहां से आगे हम चलें तो एक टास्क फोर्स बनाई है हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने माइनॉरिटीज के ऊपर। पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में टास्क फोर्स बनी है ऑन माइनॉरिटीज। 23 मेंबर हैं इसके, माइनॉरिटीज की। ठीक है। 23 मेंबर हैं इसके। मेंबर कितने हैं इसके? 23 मेंबर जो से हैं इसके। और पार्लियामेंटेरियंस हैं, सेनेटर्स हैं, और एमपीएस हैं, एमएनएस हैं। तो 23 मेंबर्स हैं। और इसका जो हेड बनाया गया है वो डॉक्टर रमेश कुमार को बनाया गया है। डॉक्टर रमेश कुमार कौन है? वो इसके हेड हैं। इसमें माइनॉरिटीज के जो इश्यूज हैं, जो उनके ऊपर उनके मसले मसाइल हैं, उसको सॉल्व करके किया जाएगा। उनके बारे में तजावजात दी जाएंगी। तो डॉक्टर रमेश कुमार जो हैं ये उनको हेड बनाया गया है।
और पाकिस्तान में जो हिंदू कौंसिल है, पाकिस्तान हिंदू कौंसिल, उसके चेयरमैन जो से हैं या पैट्रन इन चीफ जो हैं वो भी डॉक्टर रमेश कुमार ही हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये पाकिस्तान में काफी न्यूज में भी होते हैं। तो डॉक्टर रमेश कुमार जो हैं उसको इसका भी हेड बनाया गया है टास्क फोर्स का, और जो पाकिस्तान हिंदू कौंसिल है उसके भी पैट्रन इन चीफ यही है। ठीक हो गया। उसके बाद कोलंबिया, आपको पता है कोलंबिया एक मुल्क है आपका साउथ अमेरिका के अंदर, कोलंबिया। वहां नए प्रेसिडेंट साहब आए हैं, ठीक है, नए प्रेसिडेंट आए हैं। जैसे एक राइट की जमातें होती हैं जो कैपिटलिज्म है, फिर उसके बाद लेफ्ट की जमातें होती हैं जो सोशलिज्म या कम्युनिज्म वाली साइड पे होती हैं। तो ये लेफ्टिस्ट हैं, कोलंबिया में ये जीते हैं। तो इनका नाम क्या है? गुस्तेव पेट्रो, गुस्तेव पेट्रो, पेट्रो। ठीक है, ये भाई साहब क्या है? न्यू प्रेसिडेंट ऑफ कोलंबिया है, न्यू प्रेसिडेंट। आजकल प्रेसिडेंट आप लोगों ने देखा होगा पिछले 2-3 महीने के अंदर काफी सारे इलेक्शंस हुए हैं और काफी ज्यादा नए जो हैं वो प्रेसिडेंट हमारे पास आए हैं। हमने प्राइम मिनिस्टर भी देखे हैं ऑस्ट्रेलिया के, हमने फिलीपाइंस भी देखा है, फ्रांस भी देखा है। तो सारी जो से काफी सारे मुल्कों के अंदर चेंजिंग हो रही है। तो कोलंबिया में भी क्या है, नए प्रेसिडेंट जो हैं वो आ गए हैं। उसके बाद स्क्वाश का आप सब लोगों को पता होगा, जान शेर खान, जहांगीर खान, हम डिस्कशन कर चुके हैं। तो एशियन जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप जीती है अभी, एशियन जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप थाईलैंड के अंदर हो रही थी। ये चैंपियनशिप 2022 जो सी है थाईलैंड के अंदर हो रही थी। तो पाकिस्तान के एक छोटा जो सा 18 साल का जूनियर है ना, तो नूर जमान, पाकिस्तान के नूर जमान जो से हैं, पाकिस्तान से इनका ताल्लुक था। और ये चैंपियनशिप कहाँ हो रही थी? थाईलैंड के अंदर हो रही थी। तो एशियन जूनियर स्क्वाश चैंपियन कौन है? नूर जमान जो से पाकिस्तान से उनका ताल्लुक है। उसके बाद जो से अगर हम बात करें तो आपके पास इकोनॉमी के रिलेटेड, बल्कि मैं रिमूव करके वो बता देता हूँ, रोशन डिजिटल अकाउंट, आरडीए जिसे कहा जाता है, रोशन डिजिटल अकाउंट। अब आरडीए जो उनसे है, एक तो पहले ये पता होना चाहिए कि इसका इफ्तिताह कब हुआ था। इसकी डेट पहले भी पूछी गई है, 10 सितंबर 2020 को जो सा इसका इफ्तिताह हुआ था आरडीए का। 10 सितंबर 2020 को जो सा इसका इफ्तिताह हुआ था। और ये ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए बनाया गया था। इसमें यह था कि इसमें आप अपने डॉलर्स के अंदर अपने पैसे अकाउंट्स के अंदर सब रखते हो पाकिस्तान के अंदर, और इसके ऊपर आपको प्रॉफिट दिया जाता है 6%, 7%। वो एक रेट है, वो एक डिफर होता रहता है। तो रोशन डिजिटल अकाउंट के अंदर जो सा अभी तक टोटल कितने पैसे आ चुके हैं, जिसका अभी बहुत ज्यादा खुशी मनाई जा रही है। तो 4.5 बिलियन रुपीज, सॉरी डॉलर, 4.5 बिलियन डॉलर्स जो से हैं जब से ये बना है अभी तक इसके अंदर डिपॉजिट हो चुके हैं। इसका क्या मकसद होता है? अगेन वही, जैसे सेविंग अकाउंट्स होते हैं, आपने देखा होगा यहाँ करंट अकाउंट होता है, एक सेविंग अकाउंट होता है। तो आप सेविंग अकाउंट में पैसे रखते हो, साल पूरा रख ही रखो, तो आपको उसका एक प्रॉफिट मिल जाता है। तो वही प्रॉफिट का सिस्टम, लेकिन यहाँ डॉलर्स के अंदर है कि बाहर के मुल्कों, बाहर के लोग जो पाकिस्तानी हैं, उनको ये कहने के लिए कि आप लोग जो से हैं क्या करो, आप लोग यहाँ पैसे रखो, क्या कहते हैं, रोशन डिजिटल अकाउंट के अंदर, डॉलर्स के अंदर, तो हम आपको इसके ऊपर फिक्स डिपॉजिट देंगे। तो ये रोशन डिजिटल अकाउंट के अंदर पाकिस्तान की सबसे ज्यादा जो सा है वो पैसे अभी तक जब बने हैं, जब तक ये बना है सितंबर से लेकर अभी 1.5-2 साल हो गए हैं, तब तक 4.5 बिलियन डॉलर्स आए। और इसके अंदर 4 लाख अकाउंट्स हैं, ये साथ लिख लीजिएगा, 4 लाख लोगों ने, 4 लाख लोगों ने इसके अंदर क्या है, अपने अकाउंट्स जो हैं वो खुलवाए हुए हैं। तो ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, रोशन डिजिटल अकाउंट का। तो ये अभी तक चल रहा है और एक अच्छा इनिशिएटिव है। लेट्स सी इसका आगे क्या होता है। ठीक हो गया। उसके बाद इंडिया ने, जो बीजेपी है, वहां इलेक्शन आने वाला है प्रेसिडेंट का, तो उन्होंने फीमेल जो ट्राइबल वहां की हैं उनको नॉमिनेट किया है और वो जीत जाएंगी। फिर हम दोबारा भी रिपीट कर लेंगे, लेकिन अभी लिखवा देता हूं, द्रौपदी मर्मू, उनका क्या नाम है? द्रौपदी मर्मू। ये कौन है? ये बीजेपी ने, बीजेपी भारतीय जनता पार्टी जो है उसने नॉमिनेट किया है, क्योंकि उनकी मेजॉरिटी है, नॉमिनेटेड फॉर प्रेसिडेंट। उन्होंने इनको प्रेसिडेंट के लिए नॉमिनेट किया। अभी कौन चल रहे हैं? अभी तो रामनाथ कोविंद है ना, उनके प्रेसिडेंट चल रहे हैं, लेकिन अभी उनका टेन्योर खत्म हो जाएगा अगले महीने जो सा है, मेरे ख्याल में इनके इलेक्शन है। तो अब ये जो सी है द्रौपदी मर्मू, ये विमेन है, ठीक है, ट्राइबल जो सा जो कबीले होते हैं वहां से इनका ताल्लुक है, तो इसको नॉमिनेट किया है। सीधी सी बात है, जब बीजेपी की मेजॉरिटी है तो वही जीतेंगे। तो अब ये जोनसियां नई प्रेसिडेंट बन जाएंगी, लेकिन जब तक ये प्रेसिडेंट नहीं बनती तब तक आप लोगों ने, अभी अगर आप लोगों से जैसे एफआईए और एडी के पेपर में पूछा जाएगा अगर, तो वो आपने रामनाथ कोविंद जो कि अभी करंट है वही लगाने हैं। ये मैंने अभी आपको बताया कि नॉमिनेट किया है, ताकि जब अगली दफा दोबारा मैं बताऊंगा तब तक आप लोगों को याद हो जाएगा कि नॉमिनेट किया था। अब ये कंफर्म, ये बंदा जो, ये बंदी जो सी है, ये प्रेसिडेंट लग गई है। ठीक है। उसके बाद 22 जून को हमारे हमसाया मुल्क में अगेन बड़ा शदीद अर्थक्वेक आया, अर्थक्वेक आया, ठीक है। और अर्थक्वेक कहाँ आया? उनका एक उसका नाम है पक्तिका। ये प्रोविंस है अफगानिस्तान का, अफगानिस्तान का पक्तिका जो सा है, पक्तिका वो प्रोविंस है। वहां बहुत ज्यादा आपने देखा आया, और मेरे ख्याल में 2000 के करीब जो हैं वो लोग वहां
उनकी डेथ हो चुकी है और बहुत खतरनाक जो सा है ये जल्जला था। तो इसके बारे में भी आप लोगों से क्या है सवाल पूछा जा सकता है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो चीजें जो कि आप लोगों से पूछी जाएंगी वो आपके पास क्या है, वो है हमारे पास 23 जून। ये डेट आपने याद रखनी है, 23 जून। 23 जून को क्या हुआ? 23 जून को हुआ आप लोगों का G14 ब्रिक्स समिट। याद है आप लोगों को पढ़ाया हुआ था मैंने कि ब्रिक्स का समिट होना है 14 चाइना के अंदर। लास्ट 13 कहाँ हुआ था? इंडिया के अंदर। उससे पहला 12 कहाँ हुआ था जी? रशिया के अंदर। ब्रिक्स क्या है? ब्रिक्स क्या है? ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ये ब्रिक्स एक आपका क्या है, इनका एक ग्रुप है ब्रिक्स का। ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। इसका अभी समिट हुआ है, इसका समिट। और यहाँ याद रखिएगा इंपॉर्टेंट चीज, ये कैसा हुआ है? वर्चुअल हुआ है। और ये होस्ट किसने किया? होस्टेड बाय चाइना। चाइना ने इसे होस्ट किया है लेकिन हुआ वर्चुअल है। सारे जो हेड ऑफ स्टेट्स है, मोदी साहब थे, क्या कहते हैं वहां, साउथ अफ्रीका के रामाफोसा साहब थे, और इंडिया की तरफ से मोदी हो गए, शी जिनपिंग हो गए, रशिया जौन सा है व्लादिमीर पुतिन हो गए, और ब्राजील के जायर बोल्सोनारो साहब हो गए। ये सारा जौन सा है, ये सारा जौन सा है, ये किस लिए इन्होंने, इनका मकसद ये इकट्ठे कैसे हुए? वर्चुअल ऑनलाइन जौन सा है इनका, जौन सा है ये इकट्ठे हुए। और ये इनका समिट अभी कब हुआ? रिसेंटली चाइना के अंदर 23 जून को हुआ और चाइना ने इसको होल्ड किया। लास्ट का सवाल भी पूछा जा सकता है और अभी का भी पूछा जा सकता है, तो दोनों पता होना चाहिए। 13 कहाँ हुआ था? पहले भी बता चुका हूं। 13 आपका इंडिया के अंदर हुआ। उससे पहले 12 जोन सा है वो आपका क्या हुआ? वो आपका इंडिया, सॉरी क्या कहते हैं, रशिया के अंदर हुआ था। तो ब्रिक्स जोन सा ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन इनकी जोन सी है, तो इसके हवाले से ये सवाल पूछा जाएगा। और ब्रिक्स के साथ ही एक और इवेंट हुआ, ब्रिक्स के साथ ही एक और इवेंट हुआ। वो हमारे पास क्या इवेंट हुआ? जब ब्रिक्स हुआ उससे अगले दिन 24 जून को, 24 जून को, नहीं ये ग्रुप है, मॉनेटरी बैंक, बैंक तो नहीं है ब्रिक्स आपका। ये तो एक फॉर्मल ग्रुप है इकोनॉमिक्स वगैरह और इसके लिए, ये आपका बैंक तो नहीं है ब्रिक्स। क्या हो गया? ठीक है। अच्छा, 24 जून को इसी के साथ, ब्रिक के साथ एक और इवेंट हुआ, उसे कहते हैं हाई लेवल डायलॉग ऑन ग्लोबल डेवलपमेंट। हाई लेवल डायलॉग, इसका सवाल भी लाजमी पूछा जाएगा कि रिसेंटली एक डायलॉग हुआ है, हाई लेवल डायलॉग ऑन ग्लोबल डेवलपमेंट। ठीक है। ये भी कहा हुआ है ब्रिक्स के साथ, ये भी चाइना ने इसको, इसके अंदर चाइना ने ही इसको वो किया स्पॉन्सर, लेकिन इसमें पाकिस्तान इनवाइटेड नहीं था, तो जिसके ऊपर एहतजाज भी हुआ बाद में। लेकिन इसमें डिफरेंट और काफी सारे मुल्क थे, काफी ज्यादा मुल्क थे वो इनवाइट थे, लेकिन ये भी वर्चुअली हुआ। और इसको भी होस्ट किसने किया? इसका होस्ट कौन था? चाइना था। इसका होस्ट भी चाइना था। और ब्रिक्स के साथ जो सा इसको, इसके ऊपर किस तरह, आपको नाम से पता लग रहा होगा ग्लोबल डेवलपमेंट, कि डेवलपमेंट जो सी है किस तरह आपने इकोनॉमी को देखना है, क्लाइमेट चेंज के हवाले से डिस्कशन की गई। तो ये सारे वाकयात जो से हैं, ये ब्रिक्स के समिट के साथ ही ये डायलॉग हुआ है। तो इसके, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट हुआ, हमारे फॉरेन, जो हमारा फॉरेन ऑफिस है उसको भी इसके ऊपर बयान देना पड़ा कि इंडिया ने जो सा है हमें इसके अंदर आने से रोका, तो जिसकी वजह से ये न्यूज में रहा है। तो आप लोगों को इसका पता होना चाहिए कि ये भी क्या है, चाइना के अंदर ही ये भी होस्ट हुआ था ब्रिक्स समिट के साथ ही। अच्छा जी, उसके बाद ये ब्रिक्स समिट जैसे ही खत्म हुआ, ब्रिक्स समिट के साथ ही, वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन लिख लो, चाइना की तरफ से हमें 2.3 बिलियन लोन भी मिल गया। 2.3 बिलियन लोन हमें कहां से मिला है? चाइना की तरफ से। तो ये भी अगर पूछ लिया जाए तो ये पैसे इसके याद रखने हैं, 2.3 बिलियन, बिलियन जो हैं वो चाइना ने हमें लोन दिया। ठीक हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें तो हमने लास्ट टाइम देखा था 24 अक्टूबर को वर्ल्ड पोलियो डे मनाया जाता है। ठीक है, 24 अक्टूबर को। अभी रिसेंटली क्या हुआ है, लंदन के अंदर, लंदन के सीवेज के अंदर पोलियो वायरस के ट्रेसेस मिले हैं। फर्स्ट टाइम पोलियो के ट्रेसेस मिले हैं इन लंदन सीवेज। तो जिसकी वजह से क्या हुआ है, क्योंकि आपको पता है सिर्फ दो मुल्क हैं दुनिया में, एक अफगानिस्तान और पाकिस्तान, जहां पोलियो वायरस रह गया। ठीक हो गया, जहां क्या है, पोलियो वायरस जौन सा वो रह गया। तो अभी लंदन के अंदर जब ये पोलियो वायरस के ट्रेसेस मिले हैं तो क्या हुआ है, वहां हलचल मच गई है, वहां जिसे कहते हैं कि हड़बड़ी मच गई है। वहां एक तरह से बिल्कुल वो तो इमरजेंसी लगाने का सोच रहे हैं कि हमारे मुल्क के अंदर पोलियो कैसे निकल आया। तो ये पूछा जा सकता है कि रिसेंटली अभी कहाँ, कौन सा ऐसा मुल्क है या शहर है जहां जौन सा पोलियो वायरस के दोबारा ट्रेसेस मिले हैं? तो आपका लंदन है या यूके, जो आपके पास ऑप्शन होगी आप उसको देख सकते हो। उसके बाद, उसके बाद आपकी ईरान और यूएसए की, आपको पता न्यूक्लियर की टॉक्स चल रही हैं। ईरान और यूएस न्यूक्लियर टॉक्स, न्यूक्लियर टॉक्स, उनकी बातचीत चल रही है। तो कहां चल रही है? जो आप लोगों से पूछा जाएगा वो है दोहा, कतर। कतर, दोहा के अंदर ये टॉक्स चल रही हैं।
2015 की आपको पता न्यूक्लियर डील हुई थी 2015 के अंदर अमेरिका और ईरान के दरमियान, पार्टनर ईयू भी उसमें साथ था, ठीक है। 2015 की जो डील थी उसको क्या हुआ, 2018 के अंदर डोनाल्ड ट्रंप साहब आए और उसने खत्म कर दिया। अब उस 2015 की जो डील थी जिसको JCPOA कहते हैं, ज्वाइंट JCPOA ज्वाइंट कंप्रीहेंशन प्लान ऑफ एक्शन, ठीक है, ज्वाइंट कंप्रीहेंशन प्लान ऑफ एक्शन, 2015 की ये डील थी, न्यूक्लियर डील थी। तो 2018 के अंदर ट्रंप साहब ने क्या किया, इसको खत्म कर दिया। तो अब उसको रिवाइव करने के लिए टॉक्स जारी हैं। अभी रिसेंटली टॉक्स कहाँ हो रही हैं, दोहा, कतर के अंदर। तो ये अब देखें इसका क्या रिजल्ट निकलता है, फिर हम उसको देखें। उसके बाद ईयू की बात हो रही थी, तो ईयू ने अभी रिसेंटली क्या किया है, ईयू ने यूक्रेन को क्या किया है, कैंडी, उसका वर्ड क्या होगा, उसको किया है कैंडिडेट कंट्री, यूक्रेन एज, उसको एक्सेप्ट कर लिया यूक्रेन एज कैंडिडेट कंट्री। अब क्या होगा, अब इसका प्रोसेस कंप्लीट होगा और उसके बाद जो ये यूक्रेन है ये भी यूरोपीय यूनियन जो कि अभी 27 मेंबर हैं वो उसका मेंबर बन जाएगा। अभी बना नहीं है, अभी किस तौर पे एक्सेप्ट किया है, एज अ कैंडिडेट कंट्री, कि ये कैंडिडेट बनना चाहता है। अब इसका प्रोसेस होगा, उनका अपना एक प्रोसीजर है, वो पूरा प्रोसीजर फॉलो करेंगे। तो अब पता नहीं इसमें महीने लगते हैं, दिन लगते हैं, साल लगते हैं, ये प्रोसेस पूरा होगा तो फिर यूक्रेन जोन सा है वो क्या है, वो यूरोपीय यूनियन का मेंबर बन सकता है। लेकिन अभी तक स्टूडेंट्स मैंने लास्ट टाइम देखा कह रहे थे 28 मेंबर हो गए जी, यूक्रेन मेंबर बन गया। अभी बना नहीं है, सिर्फ कैंडिडेट कंट्री के तौर पे उन्होंने एक्सेप्ट किया है, पर अगर बनाएंगे तो वो हमें जोन सा है वो पता लग जाएगा, फिर हम उसको देख लेंगे। अच्छा जी, उसके बाद मदीना इस्लामिक यूनिवर्सिटी है, उसको मदीना इस्लामिक यूनिवर्सिटी, मदीना इस्लामिक यूनिवर्सिटी, इसको जोन सा है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, आपको पता है जिसमें बड़े जो अजीब व गरीब रिकॉर्ड्स होते हैं वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर उसको दर्ज किया जाता है। तो इसको दर्ज किया गया है, किस लिए किया गया है, कि इसको इसलिए किया गया है कि पूरी दुनिया से डिफरेंट जुबानें बोलने वाले, डिफरेंट इलाकों से ताल्लुक रखने वाले सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स जो हैं वो इस यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। और उसके अंदर जो जब मैंने देखा तो 170 प्लस मुल्कों के लोग इस स्टूडेंट्स जो हैं वो इस यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, और 50 से ज्यादा लैंग्वेजेस इस यूनिवर्सिटी में बोली जाती हैं। तो इतनी ज्यादा एथनिसिटी के लोग वहां हैं, मतलब 170 से ज्यादा मुल्कों के स्टूडेंट्स इस यूनिवर्सिटी में पढ़ने आते हैं। और उसके बाद वो सीधी सी बात है, ज्यादातर इंग्लिश बोलते होंगे जो भी है, लेकिन 50 से ज्यादा लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। और जिसकी वजह से इस यूनिवर्सिटी को क्या किया है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर इसका नाम शामिल किया गया है। तो इसके बारे में भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। अब चलते हैं हम यूएस के ऊपर, और उसके बाद 2-3 इंपॉर्टेंट समिट्स हैं, और फिर जो सा आपका लेक्चर कोशिश करूंगा खत्म करूं। यूएस के अंदर 3 चीजें हुई हैं। आपको पता है यूएस के अंदर गन इशू बहुत है, ठीक है। तो रिसेंटली भी अभी टेक्सास के अंदर भी, और उसके बाद 2-3 और उनकी जो रियासतें हैं वहां क्या कहते हैं मास शूटिंग्स हुई हैं, और लोगों ने, बच्चों ने इवन स्कूलों के अंदर कौन सा एक दूसरे को मारा है। तो यूएस की कोर्ट ने क्या किया है, उनकी यूएस की कोर्ट ने, ये पूरी आपको स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी यूएस कोर्ट, लेकिन मैं यहां सिर्फ बोल देता हूं, आप लोग इसको लिख लीजिएगा कि यूएस की जो सुप्रीम कोर्ट है जिसके अंदर 9 जज हैं, उसने क्या रूल किया है कि अमेरिकन्स हैव राइट टू कैरी गन्स इन पब्लिक। अमेरिकन्स हैव राइट, उनके पास उनका हक है टू कैरी वेपन्स। एक साइड पे मैच शूटिंग्स हो रही हैं, साथ वो कह रहे हैं नहीं, उनकी सेकंड अमेंडमेंट है जिसके अंदर उनको प्रोटेक्शन दी गई है कि वो अपने जोन से हैं पब्लिक के अंदर भी वेपन्स लेकर जा रख सकते हैं। तो अमेरिका, ये अभी रिसेंटली, अब इसका सवाल क्या पूछा जाएगा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग, क्या कहेंगे इसको, कि ऐसा कौन सा मुल्क है जिसकी सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर जारी किया है या कहा है कि ये बेसिक राइट है कि आप जो सा पब्लिक के अंदर गन्स को या क्या कहते हैं बंदूकें जो सी हैं उनको लेकर जा सकते हो। तो ये अमेरिका ने कहा। अच्छा, साथ उनकी अमेरिका की जो सुप्रीम कोर्ट है वो कह रही है कि यू हैव अ राइट टू कैरी वेपन्स इन पब्लिक। साथ उनकी जो यूएस सेनेट है वो क्या कर रही है, वो जो सी है गन कंट्रोल बिल पेश कर रही है। गन कंट्रोल बिल पास किया है उन्होंने, गन कंट्रोल बिल जो है वो पास किया उनकी सेनेट ने, जो 100 रुकनी उनकी सेनेट है। वो क्या है, अब ये देखें, एक साइड पे वो कह रहे हैं कि जो अगर आप बच्चे हो या आप 21 साल से कम हो, इस बिल के अंदर ये बात की गई है, तो आप पब्लिक के अंदर या इधर उधर इस बगैर किसी वजह के आपको गन नहीं मिल सकती। लेकिन दूसरी साइड पे उनकी जो सुप्रीम कोर्ट है वो क्या कह रही है कि आपके पास वेपन पब्लिक के अंदर कैरी करने का इख्तियार है। तो सेनेट ने बिल क्या पास किया है, इसका भी सवाल पूछा जा सकता है कि कुछ मुल्क की सेनेट ने या पार्लियामेंट ने अभी गन कंट्रोल का बिल पास किया है। तो अभी रिसेंटली पहले कनाडा ने भी पास किया था, तो अभी यूएस सेनेट ने भी कर दिया है। लेकिन साथ यूएस की कोर्ट क्या कह रही है, वो कह रही है कि आपके पास राइट है कि आप वेपन कैरी कर सकते हो। दूसरा, यूएस कोर्ट ने रो वर्सेस वेड को खत्म कर दिया। अब रो वर्सेस वेड क्या है, ये था एक आपका फैसला, आपको पता ना यहाँ फैसले आते हैं, जैसे
बड़े फेमस फेमस फैसले आते हैं, मौलवी तमीजुद्दीन वर्सेस आपका क्या कहते हैं उस वक्त जो फैसला आया था। इसी तरह आपका क्या कहते हैं स्टेट, क्या कहते हैं डिफरेंट जो लॉ के स्टूडेंट्स हैं उनको पता होगा, शरीफुद्दीन पीरजादा वर्सेस स्टेट। तो इस तरह से बड़े जो फैसले आते हैं वो वर्सेस करके फैसले आते हैं। तो रो वर्सेस वेड फैसला आया था 1973 के अंदर। इसका पहले सवाल ऑलरेडी पूछा जा चुका है कि ये फैसला किसके रिलेटेड था, अबॉर्शन के रिलेटेड। ये अबॉर्शन के रिलेटेड था। तो उसमें क्या कहा गया था, उसमें यह कहा गया था कि अगर आपके पास जो सा, इस फैसले के अंदर क्या कहा गया था, इस फैसले के अंदर यह कहा गया था कि ये तो 1973 के अंदर जब आया था कि अगर 24 या 24 से लेकर 28 वीक तक जो सा है आपकी प्रेगनेंसी है, तो उस वक्त तक मतलब मैक्सिमम 28 वीक तक आपकी प्रेगनेंसी है और आप एबॉर्शन करवाना चाहो तो आपके पास राइट है, आप एबॉर्शन करवा सकते हो। ठीक हो गया, आप क्या कर सकते हो, आप उसका एबॉर्शन करवा सकते हो 24 से 28 वीक की प्रेगनेंसी पर। लेकिन अब जो ओवरटर्न किया है नया फैसला 6-3 से ये फैसला ओवरटर्न किया गया है, उसमें उन्होंने क्या किया गया है, एबॉर्शन बैन कर दिया। अब ये सवाल पूछा जाएगा कि रिसेंटली एबॉर्शन बैन जो सा है कौन से उसमें हुआ है, तो यूएस की जो सुप्रीम कोर्ट है उसने एबॉर्शन बैन किया है। कब किया है कि 15 वीक के बाद, 15 आफ्टर 15 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, 15 हफ्ते की प्रेगनेंसी के बाद अगर आप यूएस के अंदर एबॉर्शन करवाना चाहते हो तो आप जो सा एबॉर्शन नहीं करवा सकते, आप लोगों को उसकी सजा काटनी पड़ेगी। तो ये रिसेंटली जो जजमेंट आई है जिसके ऊपर आपने देखा होगा हर जगह इसी के ऊपर बातें हो रही हैं, रो वर्सेस वेड। तो रो वर्सेस वेड एक जजमेंट था जो कि 1973 के अंदर आया था। ठीक है, और 15 नया उसके ऊपर अब जो जजमेंट आई है वो क्या है, 6-3 से जजमेंट आई है कि 6 ने हक में फैसला दिया, 3 में अगेंस्ट। उसमें यह कहा है कि अबॉर्शन को बैन कर दिया जाए और आप जो सा 15 हफ्ते की अगर आपकी प्रेगनेंसी होगी तो उसके बाद जो सा आप अपने अबॉर्शन नहीं करवा सकते। यहां तक चीजें क्लियर है? 2 मिनट रुक जाओ, अजान हो जाए फिर कंटिन्यू करता हूं। जी जी, ये आपके 15 डेज के हैं, इससे पहले का बजट और उसकी डिस्कशन यूट्यूब पे है। ये जो यूट्यूब के ऊपर लिंक है, आज मैं कोशिश करूंगा अभी इसको लेक्चर के बाद उसकी डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं लिंक डाल दूंगा। ठीक है, सारे लेक्चर्स के लिंक डाल दूंगा ताकि आप लोगों को मसला ना हो। ठीक है, अच्छा अब हम आते हैं मेन अपने समिट्स के ऊपर। एक तो हमने समिट देख लिया, ब्रिक्स का समिट। एक आपको पता है CHOGM 2022। अब ये क्या है CHOGM? ये आपका कॉमनवेल्थ, जो आपका कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन है उसका समिट हुआ है। कॉमन हेड ऑफ स्टेट, ये उसका इसका जो सा पूरा नाम था CHOGM। ठीक है, CHOGM, CHOGM। तो ये आपका क्या है, कॉमनवेल्थ। जो कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन जो हम उस वक्त देख रहे थे, इसका मैं आज डिस्कशन भी करनी है। कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन जिसको पाकिस्तान ने 1947 में ज्वाइन किया था, फिर 1972 में लेफ्ट कर दिया था, फिर 1989 में इसको दोबारा ज्वाइन कर लिया था। ये सारे सवाल आप लोगों से क्या है पूछे जाते हैं। तो इसका क्या मतलब है, CHOGM का मतलब है कॉमनवेल्थ हेड ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग। कॉमनवेल्थ हेड ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग, HOGM से क्या मतलब है, हेड ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग।
ठीक है। तो ये 2022 का इसका समिट हुआ है, और ये समिट जो सा हेड ऑफ स्टेट्स का था। तो ये कहाँ हुआ है, ये आपका कहाँ हुआ है, एक तो याद रखिएगा, ये है हुआ है किगाली के अंदर। किगाली कहाँ है, सबको पता है, रवांडा का कैपिटल है। रवांडा किगाली के अंदर हुआ है, और ये 26वीं मीटिंग थी। ये क्या थी, 26th मीटिंग थी, 26 मीटिंग। अब यहाँ जो जो चीजें लिखवा रहा हूँ इनको गौर से देखना, इनमें से कोई ना कोई सवाल पूछा जाएगा, एक एक को याद होना चाहिए आपको ये। अब वो जो क्या कहते हैं, क्या क्या सवाल पूछे जा सकते हैं। एक तो कौन सी मीटिंग हुई है जी, 26वीं मीटिंग हुई है, कहाँ हुई है, किगाली रवांडा के अंदर हुई है। दूसरी चीज हमारे हवाले से जो पूछी जाएगी, और ये कब से कब हुई है, ये आपकी अगर मैं देखूं तो ये आपकी 20 से लेकर 25 जून तक हुई है। 20 से लेकर 25 जून को ये खत्म हुई है, ठीक है। शायद पूछा ना जाए, लेकिन चले हम लिख लेते हैं। तो 20 से 25 जून को ये हुई है। उसके बाद अगर हम बात करें तो शहबाज शरीफ साहब ने, जो कि हमारे एसएस शहबाज शरीफ, जो कि प्राइम मिनिस्टर हैं 23rd, उन्होंने इससे खिताब किया वर्चुअल, उन्होंने ऑनलाइन वीडियो के थ्रू इस पे खिताब किया, ठीक है, क्योंकि हेड ऑफ स्टेट थी। पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किसने किया, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किसने किया, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किसने किया, अगर किसी को पता हो, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किसने किया, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने। तो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किसने किया, अगर कोई बताए मुझे तो। शाबाश, सारे गलत। पाकिस्तान को किसने रिप्रेजेंट किया, पाकिस्तान के फॉरेन स्टेट मिनिस्टर ने, हिना रब्बानी खर। और आप सब लोग क्या लगा के आओगे, बिलावल भुट्टो जरदारी, हिना रब्बानी खर। और हिना रब्बानी खर साहिबा कौन है, फॉरेन मिनिस्टर ऑफ स्टेट, जूनियर मिनिस्टर, वजीर खारजा है लेकिन जूनियर वजीर खारजा है पाकिस्तान की। तो उन्होंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया, ठीक हो गया। हिना रब्बानी खर साहिबा ने इसको रिप्रेजेंट किया पाकिस्तान को। और शहबाज शरीफ का पूछा जाए तो उन्होंने खिताब किया वर्चुअल, उन्होंने क्या किया, वर्चुअल। इसके हवाले से चीजें आप लोगों को पता है। अब यहाँ एक चीज आती है जिसके ऊपर आज मेरा आधा घंटा जाया हुआ, और वो आधा घंटा कैसे जाया हुआ कि कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन के कितने मेंबर्स हैं, 54 मेंबर हैं। और रिसेंटली, सबसे रिसेंटली किसने ज्वाइन किया था 54th मेंबर के तौर पर, 2020 के अंदर मालदीव्स ने ज्वाइन किया था, ठीक है। किसने ज्वाइन किया था, मालदीव ने ज्वाइन किया था। लेकिन जिस चीज ने मुझे घुमा दिया वो ये था कि जब मैंने कॉमनवेल्थ की वेबसाइट ओपन की तो वहां मेंबर्स आ रहे थे 56 मेंबर्स, 56 मेंबर्स, 56 मेंबर्स आ रहे थे कॉमनवेल्थ के। तो वो जब मैंने काफी जरा क्या कहते हैं, जरा कोशिश की कि कोई चीजें समझूं, तो 56 मेंबर्स इस तरह हुए हैं कि ये जो 26 मीटिंग हुई है इसके अंदर एक आपका गैबन और टोगो, गैबन GABON, गैबन ये भी अफ्रीका का मुल्क है, एक टोगो, इन दोनों को ऐड किया गया है कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन के अंदर। तो पहले जो सवाल पूछा जाता था कि रिसेंटली ज्वाइंट कंट्री जिन्होंने कॉमनवेल्थ को ज्वाइन किया है, जो कि मालदीव था एज अ 54th मेंबर, अब जो सा है 2 मेंबर्स रिसेंटली ऐड हुए हैं कि गाली रवांडा के समिट के अंदर, वो कौन है, गैबन और टोगो। अब आपसे कॉमनवेल्थ का जो सवाल पूछा जाएगा कि कितने मेंबर्स हैं, तो आपने 56 कहने हैं। और पुराने स्टूडेंट्स से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने आज वो निकाल लेना नोट्स, और मैंने जहां इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कॉमनवेल्थ पढ़ाया हुआ है, वहां कॉमनवेल्थ की जगह 54th मेंबर की जगह 56 कर लेना, ताकि ये ना हो जब वहां पढ़ो तो फिर गलत लगाना, ठीक है। तो ये आप लोगों ने अपना ध्यान कर लेना है। तो अब 2 मेंबर्स रिसेंटली ऐड हुए हैं, गैबन और टोगो, नाम भी पता होना चाहिए आपको। और अब उसके बाद कॉमनवेल्थ के कितने मेंबर हो गए हैं, 56 मेंबर हो गए हैं। तो पुराने स्टूडेंट्स जो से हैं, इसीलिए करंट अफेयर्स लाजमी होते हैं कि स्टूडेंट्स पुरानी चीजें याद करते रहते हैं, और जिसकी वजह से उनका नुकसान हो जाता है कि नया जो डाटा है उससे वो अपने आप को अपग्रेड नहीं करते। अच्छा जी, उसके बाद आ जाते हैं मलिका की तरफ। मलिका की तरफ फिर 2 समिट बस रह गए हैं, G7 का और नेटो का, लेकिन मलिका की थोड़ी सी बातें कर ले। मलिका जो सी है एलिजबेथ, मलिका का क्या नाम है, एलिजबेथ सेकंड, क्वीन जो है हमारी एलिजबेथ सेकंड। एलिजबेथ सेकंड साहिबा जो सी हैं, एक तो ये सबसे ज्यादा बर्तानिया की लॉन्गेस्ट सर्विंग मोनार्क हैं, लॉन्गेस्ट ब्रिटिश मोनार्क जो सी हैं वो एलिजबेथ हैं। लेकिन पूरी दुनिया की बात करें तो ये सेकंड लॉन्गेस्ट मोनार्क बन गई हैं, सेकंड लॉन्गेस्ट मोनार्क। मोनार्क क्या होता है, बादशाह या मलका। तो सेकंड लॉन्गेस्ट जिनका टेन्योर है वो मलका एलिजबेथ बन गई हैं। क्यों बन गई हैं कि इन्होंने अभी अपनी क्या मनाई है, प्लैटिनम जुबली। और इसको जितना याद कर सकते हो, ये सवाल आप लोगों से अभी नहीं तो कभी पता नहीं क्यों नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ये सवाल बहुत पूछा जाता है। पहले इन्होंने जब अपनी, एक तो याद रखो प्लैटिनम जुबली, प्लैटिनम किसको कहते हैं, 70 साल जब आपके पूरे हो जाते हैं, 70 ईयर्स, उसको क्या कहते हैं, प्लैटिनम कहते हैं। अगर आपके क्या कहते हैं वो डायमंड हो जाए, डायमंड किसको कहते हैं, डायमंड किसको कहते हैं, डायमंड 60 को कहते हैं। गोल्ड किसको कहते हैं जी, आपका गोल्ड आपका 50 होता है। सिल्वर आपका क्या होता है, सिल्वर आपका 25 होता है।
तो रिसेंटली जो पहले सवाल पूछा गया था वो 60वां पूछा जाता था, क्योंकि मलका साहिबा जौन सी इन्होंने 10 साल पहले अपनी 60वीं जुबली मनाई थी। तो सवाल था कि मलका साहिबा ने रिसेंटली अपनी कौन सी डायमंड की जुबली मनाई है, अपनी प्लाटिनम की मनाई है, ठीक है, और जौन सी है, और जौन सी है हमारे पास क्या है, सिल्वर। तो हमारे पास क्या है, अब अगर पूछा जाएगा तो उन्होंने रिसेंटली कौन सी अपनी जुबली मनाई है, प्लेटिनम जुबली मनाई है, 70 साल हो गए। कब आई थी जी? 6 फरवरी 1952 को ये आई थी, लिख लेना 1952 के अंदर जौन सी हैं ये बर्तानिया की ये आई थी, ठीक हो गया। 100 आपकी सेंचुरी होती है। एलिजाबेथ जौन सी है ये कब आई थी? 1952, 6 फरवरी 1952 को आई थी, और 6 फरवरी 2022 के अंदर इनके 70 साल पूरे हो गए। और इसी तरह अगर 2012 में चले जाओगे तो इनकी डायमंड हो जाएगी, उससे फिर 2002 में चले जाओगे तो गोल्ड हो जाएगी। तो ये आप खुद ही आइडिया लगा लेना। तो मैंने अभी क्या कहा, मैंने क्या कहा कि सेकंड लॉन्गेस्ट मोनार्क हैं। तो फर्स्ट लॉन्गेस्ट जोन से सबसे ज्यादा आज तक जो रहे हैं वो फ्रांस के थे, ये भी साथ लिख लो जनरल नॉलेज के तौर पे। फ्रांस के थे, उनका क्या नाम था? लुई 14। तो लुई 14 साहब जोन से थे, लुई 14 ये जोन से 4 साल की उम्र में किंग बन गए थे, और इन्होंने 72 साल जोन से 110 दिन, इन्होंने कितने साल? 72 ईयर और 110 दिन इन्होंने बादशाहत की थी। और मलका साहिबा जोन सी हैं, अगर ये 2024 तक जिंदा रह गई तो ये फिर पूरी दुनिया के अंदर सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग मोनार्क बन जाएंगी, ठीक हो गया। तो जो मलका एलिजाबेथ हैं, अगर 2024 तक दुआ करो जिंदा रह गई तो आप लोगों को एक नया सवाल याद करना पड़ सकता है। वरना अभी तक आप लोगों ने क्या याद रखना है कि सेकंड लॉन्गेस्ट हैं, और सबसे लॉन्गेस्ट कौन से हैं? फ्रांस के जोन से हैं, ये आई थिंक 1443 से लेकर 1643 से लेकर 1715 तक जोन से हैं ये भाई साहब आपके रहे थे। तो ये जोन से लॉन्गेस्ट सर्व आपके मोनार्क रहे। तो इसके बारे में भी अब पूछा जा सकता है। तो ये आपने याद रखना है। अभी प्लैटिनम, इसको गोल्डन डायमंड ये नहीं रखना। अभी रिसेंटली उन्होंने कौन सी जुबली मनाई है? प्लैटिनम मंगवाई। अच्छा जी, चलें जी, मलका से आगे चलते हैं। जीबी का एक सवाल याद रख लो, लिख लो, मैं सिर्फ डिक्टेट करवा देता हूं। जीबी ने बच्चों के लिए, स्कूल के बच्चों के लिए फ्री मील का एक इनिशिएटिव लॉन्च किया। गिलगित बल्तिस्तान ने क्या किया है? गिलगित बल्तिस्तान लॉन्चेस फ्री मील फॉर स्कूल चिल्ड्रंस, ठीक है। तो ये जौन सा ये आप लोगों ने याद रखना है, ये पूछा जा सकता है आप लोगों से। अच्छा जी, उसके बाद आपको पता है अमेजोन के ऊपर चीजें बेची जाती हैं तो उसकी सेलर लिस्ट बनती है, उसके ऊपर एक साथ समझे छोटी छोटी दुकानें लगी होती हैं। तो अमेजोन के जो सेलर लिस्ट है, अमेजोन सेलर लिस्ट, उसमें पाकिस्तान 3rd नंबर पर आया है। 3rd नंबर पर पाकिस्तान आया है। मई 2021 के अंदर पाकिस्तान को इजाजत मिली थी कि वो अमेजोन के ऊपर जो सा अपने आप को रजिस्टर करवा सकता है, मई 2021 के अंदर। तो पाकिस्तान ने 1 साल के अंदर 3रे नंबर पर आ गया है। पहले नंबर पे कौन है? यूएसए, क्या कहते हैं, अमेजोन की उसके ऊपर। दूसरे नंबर पे कौन है आपका? चाइना। तो पाकिस्तान जो सा वो 3रे नंबर पर आ गया। 1 साल के अंदर पाकिस्तान के वहां लोगों ने इतनी फास्ट जो सी है वो प्रोग्रेस की है। तो ये जो सा इंपॉर्टेंट है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि अमेजोन के ऊपर पहले नंबर पे यूएसए है, सेकंड पे चाइना, 3rd पे पाकिस्तान। उसके बाद ऑर्डर ऑफ शाह अब्दुल अजीज अवार्ड। ये अवार्ड का नाम पूरा याद रखना है। सऊदी अरेबिया का ये अवार्ड है, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है उनका। और एक किसको मिला है? कमर जावेद बाजवा साहब को। कमर जावेद बाजवा, जो हमारे बाजवा साहब हैं, अभी सऊदी अरेबिया गए हुए थे, उनको ये सऊदी अरेबिया ने ऑर्डर ऑफ शाह अब्दुल अजीज अवार्ड, जो उनका हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, वो उन्होंने ये उनको अता किया है। तो ये आप लोगों ने याद रखना है कि कमर जावेद बाजवा साहब को ये नाम पूछा जाएगा, ये वाले अवार्ड का, शाह अब्दुल अजीज अवार्ड, ठीक है। अब आ जाते हैं G7 के समिट के ऊपर। और G7 के समिट के बाद जो सा है आप लोगों का क्या होगा? उसके बाद नेटो का समिट है, और उसके बाद आप लोगों की छुट्टी। मिलिट्री का अवार्ड सिर्फ मिलिट्री को मिल सकता है। मिलिट्री का अवार्ड उनकी अपनी मिलिट्री को मिल सकता है। मिलिट्री का अवार्ड कभी भी आप निशाने हैदर किसी और के फौजी को नहीं दे सकते। हाँ, किसी का और भी फौजी होगा वो जो है उसको सिविलियन अवार्ड ही मिलते हैं। अच्छा जी, G7 का समिट हुआ है जी। अब ये समिट सारे आपने याद रखने हैं। ब्रिक्स का कहाँ हुआ है जी? चाइना के अंदर। कॉमनवेल्थ का कहाँ हुआ है? किगाली के अंदर। उसके बाद G7 का कहाँ हुआ है समिट? जर्मनी के अंदर। जर्मनी के अंदर G7 पता है ना, सबसे जो अमीर तरीन डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं G7 के मुल्क, सबको पता होगा। नहीं पता तो कोई यहाँ रिवाइज करवा दे, मैं एक दफा लिख दे बता देता हूँ सिर्फ। यूएसए है, यूके है, फ्रांस है, जर्मनी है, आपका कनाडा है, इटली है और जापान है। ये 7 मुल्क हैं जिनको G7 कहा जाता है। और इसमें किसी जमाने में आपका रशिया भी शामिल होता था।
2014 तक आपका रशिया भी G7 का हिस्सा था और इसको G8 भी कहा जाता था फिर। लेकिन फिर 2014 में क्या हुआ, रशिया ने क्रीमियन जो पेनिनसुला है उसको नेक्स्ट कर लिया, उसके बाद इसको G8 से निकाल दिया और उसके बाद से ये अकेला G7 घूम रहा है। तो ये भी थोड़ा सा आप लोगों को पता होना चाहिए कि 2014 में रशिया को इस ग्रुप से निकाल दिया था, रशिया वाज पार्ट ऑफ दिस ग्रुप। तो इसका समिट हुआ है जर्मनी के अंदर। जर्मनी का एक शहर है, उसे कहते हैं बावेरियन एल्प्स, बावेरियन एल्प्स, ठीक है, एल्प्स। ये उस शहर के अंदर, जर्मनी के शहर के अंदर हुआ है और वहां एक पैलेस है, वहां क्या है, एक पैलेस है या कि किला नुमा कह लो, कासल है, वहां किला है, उसका नाम है अलमाओ कासल। वहां इन्होंने फोटो खिंचाई है जिसका हर जगह नाम आ रहा है अलमाओ कासल। ये आपका जनरल नॉलेज के अंदर पूछा जा सकता है कि अलमाओ कासल कहाँ है। ये वो जगह है जहां इन्होंने बैठ के सदारत की इजलास बुलाया है और उसके ऊपर डिस्कशन की है। मेन फोकस क्या था, अलमाओ कासल, जहां क्या कहते हैं, ये अलमाओ कासल कहाँ है, यहाँ बावेरियन एल्प के अंदर, ये है सिटी, और मुल्क कौन सा है, जर्मनी। तो इस जगह के ऊपर बैठ के, कासल बड़ा प्यारा सा है, रिजॉर्ट है, बड़ी प्यारी सी जगह है, तो वहां इन्होंने बैठ कर क्या है, गपशप लगाया है। ठीक हो गया। अब यहां सुन लो बात। अब इसमें क्या हुआ है, इसमें सबसे ज्यादा इन्होंने डिस्कस क्या किया है, वही रशिया को और जो यूक्रेन की जंग है उसको कंडेम किया है, ये सारी चीजें की हैं। लेकिन जो हमारा, अच्छा बल्कि मेन चीज तो यहाँ भूल गया, 26 से लेकर 28 जून तक ये समिट चला है आपका। 26 से लेकर 28 जून तक ये समिट चला है आपका। और इसके अंदर क्या है, इसके अंदर पहली दफा इंडिया को भी इनवाइट किया गया था एज अ ऑब्जर्वर के तौर पे। इंडिया वॉज इनवाइटेड, G7 का मेंबर नहीं है लेकिन उसको प्यार मोहब्बत के तौर पे इंडिया को भी इनवाइट किया गया था। इसमें क्या किया गया था, मोदी साहब वहां ही गए हुए हैं। इसमें क्या किया है, मोदी साहब भी वहां गए हुए हैं। तो इसलिए आप लोगों ने यह भी याद रखना है कि मोदी साहब और इंडिया को भी पहली दफा G7 ने बुलाया है और वो वहां जो सा है अब एक दूसरे के साथ हंसी खुशी रह रहे हैं। तो ये आपका G7 का समिट था, ये भी हो गया। ये आपका क्या था, G7 का समिट भी हो गया। उसके बाद दो छोटी छोटी चीजें और फिर नेटो का समिट और फिर आप लोगों की छुट्टी। उसमें ये क्या है कि आपका एक ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑफ यूथ पार्लियामेंट हुई है, 8th ग्लोबल कॉन्फ्रेंस हुई है ऑफ यूथ पार्लियामेंट। तो ये सवाल जो सा है, ये मैंने अभी रिसेंटली देखा था, यूथ पार्लियामेंट की 8वीं ग्लोबल कॉन्फ्रेंस हुई है, ये कहाँ हुई है, शर्मुल शेख के अंदर, शर्म शेख। और शर्म शेख आप सब लोगों को पता है कहाँ है, इजिप्ट के अंदर। ठीक है, बस इसका इतना आप लोगों ने याद रखना है, इजिप्ट के अंदर। ठीक है, शर्मुल शेख, वहां जो सी 8वीं ग्लोबल कॉन्फ्रेंस हुई है यूथ पार्लियामेंट्स की। और एक क्रिकेट का सवाल, बल्कि दो, ये इसको देख लो, 28 जून को मॉर्गन साहब का पता है सब लोगों को, इयन मॉर्गन, जिसने इंग्लैंड को वर्ल्ड कप जितवाया था। इयन मॉर्गन कौन है, इंग्लैंड क्रिकेट टीम के वनडे के और T20 के कैप्टन थे। इन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। ये क्या है, ये रिटायर्ड हो गए, रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। और आज ही इनकी जगह जोस बटलर जॉन से हैं, उसको फिर वनडे का बटलर, BUTLER, बटलर को नया कप्तान जॉन सा है इंग्लैंड का बना दिया गया, न्यू कैप्टन वनडे का और T20 का। तो ये सवाल क्योंकि इस तरह से पूछे जाते हैं जब भी कोई खिलाड़ी बड़ा फेमस रिटायर होता है कि अभी रिसेंटली कौन से मुल्क के खिलाड़ी ने रिटायरमेंट ली है, तो 28 जून को एन मॉर्गन साहब जो है उन्होंने रिटायरमेंट ली है। यहां तक चीजें क्लियर हो गई। बस 5 मिनट नेटो का समिट करवा दूं, आज ही खत्म हो रहा है, ताकि फिर हमारे लिए आज तक के जितने करंट अफेयर्स होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। जुलाई को हम जुलाई में देखेंगे। अच्छा जी, लास्ट हमारे पास क्या है, लास्ट है हमारे पास नेटो का समिट। नेटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन 1949 में बनी, 30 मेंबर हैं इसके। ठीक हो गया। और रिसेंटली जो सा है, कौन से दो मुल्क, बल्कि ये तो मुझे बताओ, दो ऐसे कौन से मुल्क हैं रिसेंटली जो कि नेटो को ज्वाइन करना चाहते हैं और जिसकी नेटो ने, जिनको ऑफिशियली आज वो अभी भी बता दूंगा कौन से दो मुल्क हैं। आप लोगों को लास्ट भी पढ़ाया था, उससे पहले भी बताया था। स्वीडन और फिनलैंड, स्वीडन और फिनलैंड, स्वीडन और फिनलैंड। ठीक है, स्वीडन और फिनलैंड हैं दो ऐसे मुल्क जो कि नेटो को ज्वाइन करना चाहते थे। और इसी समिट के अंदर फिनलैंड और स्वीडन को नेटो ने फॉर्मली इनवाइट किया है कि आप हमारा हिस्सा बने। और जब ये ऑफिशियल हो जाएगा फिर नेटो के भी 32 मेंबर हो जाएंगे। ठीक हो गया, फिनलैंड और स्वीडन। ये मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम लिखवाया था। अब नेटो का समिट कहाँ हुआ है, नेटो का समिट, इसका समिट हुआ है मैड्रिड। मैड्रिड आपको पता है कहाँ है, स्पेन के अंदर है। तो अब ये देखें कितने मुल्क हैं जो कि आप लोगों को याद करने पड़ेंगे। ये एंड में मैं रिपीट भी करवा दूंगा आप लोगों को एक दफा। ठीक है, तो ये आपका 28 से 30 जून, आज 30 है ना, तो आज ये खत्म होना है।
ठीक है, 28 को शुरू हुआ था मैड्रिड के अंदर, 30 जून तक ये चल रहा है। और इसके अंदर मेन चीज क्या हुई है, एक तो इन्होंने इसके अंदर जो मेन इसमें चीज आई है वो ये आई है कि दे डिक्लेयर्ड, इन्होंने क्या किया, इन्होंने डिक्लेयर किया है चाइना को, फर्स्ट टाइम इन्होंने क्या किया है, चाइना को डिक्लेयर किया है सिक्योरिटी चैलेंज। इन्होंने फर्स्ट टाइम चाइना को सिक्योरिटी चैलेंज के तौर पे डिक्लेयर किया है कि चाइना क्या है, हमारे लिए एक सिक्योरिटी चैलेंज बन चुका है। ये पहली दफा इन्होंने ये किया है। दूसरा उन्होंने क्या किया है, दूसरा इन्होंने फिनलैंड को प्लस स्वीडन को फॉर्मली इनवाइट किया है कि आप आओ और नेटो का हिस्सा बनो। ठीक है, आप आओ और नेटो का हिस्सा बनो। तो पहले आपको मैंने बताया था तुर्की का इसके ऊपर इख्तलाफ था और तुर्की का वीटो पावर है। इसमें यह होता है कि 30 मेंबर अगर आपस में फैसला नहीं करेंगे, हर कोई अगर एक भी इनकार कर देगा तो आप किसी नए मेंबर को ऐड नहीं कर सकते। तो तुर्की अब मान गया है, उसने कहा है कि फिनलैंड और इसके ऊपर उनका वो जो कुर्दिस्तान के ऊपर जो मसला था पीकेके के ऊपर, तो वो मान गया, उन्होंने कहा कोई मसला नहीं है, हम इनको देख लेंगे। तो अब जो सा तुर्की भी मान गया, तो अब हो सकता है आने वाले 1-2 महीने के अंदर ये फिनलैंड और स्वीडन जो है ये ऑफिशियली पार्ट ऑफ नेटो बन जाए। लेकिन अभी बने नहीं है। अभी इस समिट के अंदर, मैड्रिड समिट के अंदर उन्होंने क्या किया है, फॉर्मली इन्वाइट किया है नेटो ने स्वीडन को और फिनलैंड को। अब देखते हैं ये कब आता है। और यहाँ साथ ये लास्ट नाम इसका आपको पहले भी लिखवाया हुआ है, स्टोल्टनबर्ग। ये क्या है, ये उसका जो सा सेक्रेटरी जनरल है, ये आपका क्या है, उसका प्रेसिडेंट कह लो, ये इसका एग्जैक्ट नाम जो सा है, मेरे ख्याल में सेक्रेटरी जनरल होता है या प्रेसिडेंट होता है, ये देख लेना। लेकिन उसका जो सा है, ये स्टोल्टनबर्ग साहब जो से हैं, ये नेटो के हैं। ठीक हो गया आपके पास। स्पीड में इसलिए कम नहीं रख सकता, स्पीड में इसलिए नहीं कम रख सकता क्योंकि ये वीडियो आपके पास बाद में अवेलेबल होती है और मुझे कम टाइम में ज्यादा चीजें करवानी होती हैं। पहले 1 महीने के करंट अफेयर्स एक दफा ही होते थे। अब इस जैसे लास्ट 2-3 महीनों से ये हो रहा है कि 1 महीने को मैं 2 में डिवाइड कर लेता हूँ, चीजें ज्यादा कवर हो जाती हैं। तो लास्ट भी आपका घंटे 1.5 घंटे का लेक्चर था, अभी भी आपका 1.25 घंटा हो गया। तो इसलिए ये होता है कि चीजें आप मैक्सिमम कवर कर लो। इसलिए मैं पहले ये बता चुका हूँ, 30 मेंबर है नेटो के, 30 मेंबर है। 1949 के अंदर ये बनी थी और इसके मुकाबले के ऊपर वारसा पैक्ट बना था 1955 के। ये सारी डिस्कशन हम पहले करंट अफेयर्स के लेक्चर्स के अंदर कर चुके हैं। अच्छा, यहाँ एक और चीज, अब लेक्चर यहाँ तक आपका खत्म हुआ। आज 30 तक जून के जितने करंट अफेयर्स थे वो डिस्कस हो गए। इससे पहले बजट डिस्कस हो चुका है और जून के करंट अफेयर्स और पिछले पूरे साल के अभी तक पिछले 12 करंट अफेयर्स के लेक्चर जो है वो यूट्यूब के ऊपर अपलोड है। उसकी प्ले लिस्ट जो सी है वो मैं इसी लेक्चर के डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा। अगर किसी को सर्च करने से नहीं मिलेगी तो वो पूरे जो लेक्चर्स हैं आज तक के वो मैं इसके अंदर आपको डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा। और नीचे मैं पीडीएफ का एक ड्राइव भी सेंड कर दूंगा, उसके अंदर 2021 या 2022 के जो करंट अफेयर्स हैं उनकी पीडीएफ है। अगर आप लोग एफआईए और उसके लिए करना चाहो तो आप उसको भी कर सकते हो, लेकिन वो लेक्चर्स नहीं है, वो सिर्फ पीडीएफ है। लेक्चर्स आपको पिछले पूरे 1 साल के मिल जाएंगे। वो लिंक जो सा है मैं इसकी डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूँ। G7 के हैं यूएसए, यूके, जर्मनी, फ्रांस, इटली, कनाडा और जापान। 7 हो गए। ओके जी, अब आप लोगों का करंट अफेयर्स का इंशाल्लाह लेक्चर कंप्लीट हो गया। कल और परसों अब आप लोगों का वो जो फ्री एमसीक्यूज वाला सेशन चल रहा है वो कल और परसों उसकी अपने 8 बजे टाइम पे चलेगा। ठीक है, वो कल भी, आज क्योंकि ये करंट अफेयर्स का लेक्चर था तो मैं आपको वो नहीं करवा सकता था, तो कल और परसों, और कोशिश करूंगा आपके 2 लेक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। कोशिश करूंगा 100 एमसीक्यूज हम डिस्कस करें, 1-1 घंटा लगाएं ताकि ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि आगे 7th बैच आपका स्टार्ट हो जाएगा। दोबारा बता दूं, 7th बैच मंडे से स्टार्ट हो रहा है। मंडे के बाद जो सा अगर आप लोग आओगे तो आप लोगों का नुकसान होगा, चीजें आप लोगों की कवर नहीं होगी। तो 7th बैच की जो रजिस्ट्रेशन करवानी है वो मंडे को स्टार्ट हो रहा है और उससे पहले 2 लेक्चर्स होने हैं आपके मेरी साइड से एमसीक्यूज के। बाद में मैम कंटिन्यू करेंगे क्योंकि मैं 7th बैच आप लोगों को करवाऊंगा। तो उसमें ये होगा कि आप लोगों के, मेरी कोशिश ये है कि 2 दिन है मैक्सिमम एमसीक्यूज आप लोगों को करवा दूं। ठीक हो गया? ठीक है जी, किसी का कोई और सवाल है? डेमो लेक्चर जो सा है वो यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है, उसका लिंक भी मैं डाल दूंगा, वरना आप यूट्यूब के ऊपर जाएंगे, कल का लेक्चर जो सा है डेमो लेक्चर 1 घंटे का, उसके ऊपर डिटेल में सारी चीजें बताई हैं। फी स्ट्रक्चर भी बताया आप लोगों के, आपके 100 से ज्यादा लेक्चर्स होंगे। मैथ से हमने स्टार्ट करना है, आपके 10 सब्जेक्ट्स आप लोगों को पढ़ाए जाएंगे। अच्छा, यहाँ एक मैं और चीज बता दूं, स्टूडेंट्स कह रहे थे कि 5000 फी बहुत ज्यादा है, तो आपको 10 सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं। अगर आप उसको सिर्फ डिवाइड ही कर लो ना, आपका पर सब्जेक्ट, अब मैथ के 25 लेक्चर 20 लेक्चर होने हैं तो 500 रुपया आपका सिर्फ मैथ की फी है। अगर मैं उस लिहाज से बताऊं आप लोगों को कि अगर आप पूरा ओवरऑल याद करो
मैथ का देखो, इंग्लिश का देखो, करंट अफेयर्स का देखो, तो एक सब्जेक्ट का 500 बनता है। इसमें कोई वो जिस तरह से आप लोगों को चीजें पढ़ाई जाती हैं, आपके टेस्ट होने हैं, सारी चीजें, तो मुझे नहीं लगता कोई बहुत ज्यादा फी है। और जिस तरह से अकेडमीज जो लूट रही हैं उसके लिहाज से तो मेरे ख्याल में, और सब्जेक्ट वाइज और जिस तरह से चीजें पढ़ाई जाएंगी, तो मुझे नहीं लगता कोई बहुत ज्यादा। जुलाई का लेक्चर यार मैं अपलोड कर दूंगा। जुलाई का लेक्चर है, उसमें टोक्यो ओलंपिक्स वगैरह डिस्कस किए हुए हैं, लेकिन उसमें ना वो थोड़ा सा मैंने यूट्यूब पे अपलोड नहीं किया उसको, इसलिए कि जुलाई के लेक्चर के अंदर वो ये था कि लाइट का इशू था, और उसमें लाइट बड़ी पड़ रही थी, तो सही नजर, तो आवाज और लाइट का थोड़ा सा इशू था। तो मैं देखूंगा, अगर वो हुआ तो फिर मैं अपलोड कर दूंगा उसमें। ठीक है जी। कोई और किसी का सवाल है तो बता दो, वरना फिर इंशाल्लाह कल 8 बजे, 8 बजे कल कल जौन सा है आप लोगों को से यूट्यूब पे ही मुलाकात होगी 8 बजे। कल 8 बजे फिर आपका एमसीक्यूज का लेक्चर होगा। जी पूछें। बिल्कुल इम्तियाज शाहिद का करना चाहिए। आप टॉपिक वाइज करो। अभी जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने जो बैच में मेरे साथ है, तो उनको मैंने करने के बाद ये फ्री सेशन बेसिकली उन्हीं के लिए भी साथ स्टार्ट किया गया था कि रिवीजन होगी आपके एमसीक्यूज की। और मैंने उनको सबको रिकमेंड किया है कि आप पास्ट पेपर इम्तियाज शाहिद की बुक से, लेकिन पहले डिटेल में टॉपिक्स पढ़ो। पहले डिटेल में टॉपिक्स पढ़ो, किसी भी यहाँ आना है आपने, कहीं भी पढ़ना है, उस टॉपिक को पढ़ो। और उसके बाद जौन सा है, उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, उसके बाद आप लोगों ने ये करना है कि उसके बाद आपने प्रैक्टिस इम्तियाज शाहिद की बुक से करनी। ठीक हो गया? ओके जी। जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपॉइंटमेंट करता है, हाई कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट की, हर किसी की जो जज होते हैं, सारे जजेस की अपॉइंटमेंट जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान करता है, जिसके 9 मेंबर्स होते हैं। ठीक है? ओके जी। प्रेसिडेंट करता है? प्रेसिडेंट कहाँ से करता है अपॉइंटमेंट? वो तो फाइनल अथॉरिटी है ना, साइन करता है। ठीक है जी, फिर इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है। कल मुलाकात होती है 8 बजे। अपना ख्याल रखो। और आज का जो पार्ट जो यूट्यूब पे लेट आए हैं, वो जो पार्ट मिस हो गया था, वो मैं अलहदा अपलोड कर दूंगा। ठीक है? पार्ट 2 के नाम से है जो भी है। ओके, अल्लाह हाफिज, रब रखा।